गुड मॉर्निंग। आज स्वास्थ्य शिविर का 5वां दिवस, अंतिम दिवस और अंतिम चरण में हम जा रहे हैं। भोजन की इस प्रयोगशाला में, स्वास्थ्य शिविर में हमने 5 दिन के दौरान अपने जीवन में काफ़ी चढ़ाव उतराव, ऊपर नीचे सभी कुछ चीज़ें महसूस की, जानी, आत्मसात की। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई कि सफलतापूर्वक आप 5 दिवस शिविर में अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि शिविरों में अंत तक टिके रहना भी अपने आप में सफलता है। एक छोटी सी कहानी है, आप सभी ने सुनी भी होगी कि एक बार आकाशवाणी हुई जंगल में। तो एक बंदर और बंदरी बैठे थे वृक्ष के ऊपर, और उनका गृहस्थ भी होता है, बंदर बंदरी का भी, जैसे हमारा होता है। आकाशवाणी में ऐसे सुनाई दिया आवाज़ कि वृक्ष के ऊपर से छलांग लगा दो तो राजकुमार और राजकुमारी बन जाएंगे। तो तुरंत ही आकाशवाणी होते सुनते बंदरी ने छलांग लगा दी, और सीधी बंदर ने सोचा कि ऐसे थोड़ी आकाशवाणी सच होती है, और बंदरी जैसे नीचे गिरी वैसे तुरंत ही वो राजकुमारी बन गई। सोने के आभूषण, बहुत सौंदर्यवान, इतनी सुंदर कि बंदर तो जल गया। अरे बाप रे, मैं बंदर ही बना रहा। फिर सोचा कि अभी ऐसे तो गृहस्थी चलेगी नहीं, एक राजकुमारी और दूसरा बंदर, तो चलो मैं भी अब छलांग लगा दूं। बाद में उसने छलांग लगाई, लेकिन उनके हाथ पैर टूट गए और भगवान को कोसने लगा, गुस्सा होने लगा कि भगवान तू भी गजब करता है, हैं? आप भी, हम अक्सर ज़माने में तो होता लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन आपके यहाँ भी दरबार में लेडीज़ फर्स्ट हैं, और मेरे तो हड़गुड़े खो गए, हड्डियाँ टूट गई। आप खरे नाइंसाफ़ी करते हो, अन्याय करते हो। तो फिर से आकाशवाणी हुई कि जब आकाशवाणी हुई थी तब छलांग लगानी थी, और आप थोड़े लेट हो गए। तो हम भी जब इसी शिविरों का आयोजन हो, ऐसा मौका मिले, तब ज़्यादा सोच विचार में समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय एक ऐसी अमूल्य संपत्ति है जो समय को पहचान लेता है और समय के हिसाब से चल लेता है, वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। आज के दिन में काफ़ी सारी बातें चलेंगी, लेकिन मेरे को बाद में बोलने का आपके साथ मौका मिले ना मिले, इससे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद एक गीत के द्वारा करना चाहूँगा कि एहसान हमारे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान हमारे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों। बनता है हमरा काम तुम्हारे काम से, बनता है हमरा नाम तुम्हारे नाम से, तुम जैसे मेहरबा का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों। तो गीत में भी कोई राज होता है, त्रुटियां हम में भी हैं, अभी त्रुटियां हम में भी है, क्योंकि चमकते चांद में भी दाग होता है। तो हम इसी ही पथ के, स्वास्थ्य के मार्ग के राही ही हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन अपने स्वास्थ्य में और सुधार करते जा रहे हैं। हेल्थ इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन, कल जैसे मैंने कहा था, हेल्थ इज़ ए जर्नी। ये जर्नी आपकी निरंतर चलती रहेगी, दिन ब दिन आप डिटॉक्स होते जाएंगे। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन डिटॉक्स के लिए काफ़ी नहीं है,
ये तो ऊपरी ऊपरी तल के ऊपर डिटॉक्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, जैसे आँख साफ हो गई। हाँ, ऐसे शरीर के करोड़ों सेल्स हैं, वो एक एक सेल्स डिटॉक्स होने में सालों लगते हैं, दिन भी नहीं, महीने भी नहीं, साल तक लग जाता है, काफ़ी साल लगते हैं। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का पीरियड बहुत लंबा समय है और दिन ब दिन हमें शारीरिक और मानसिक रीति से डिटॉक्स होते रहना है। तो आज तो मेरा प्रयोजन था कि जितना भी टीचर ने आपको सिखाया है, आप स्टूडेंट बन के सब सीख रहे हैं, तो मेरे को आज आपकी एग्ज़ाम लेनी थी। तो दीदी कहे कि नहीं नहीं, एक आध लेक्चर ले लो, एग्ज़ाम बाद में लेना। परीक्षा क्वेश्चन आंसर करने थे आपसे, आपने तो हमारे से किए काफ़ी क्वेश्चन आंसर, लेकिन मेरे को आज करने हैं। ग्रीन जूस के बाद करेंगे, एक भाइयों का ग्रुप बनाएंगे, एक बहनों का ग्रुप बनाएंगे और मार्किंग भी करेंगे कि लक्ष्मी आगे चली जाती है या नारायण। तो उससे पहले थोड़ा सा हम जो लास्ट टॉपिक हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और एनडीएस छोड़ने के कारण क्या है। एनडीएस की बुनियादी समझ कई बार हमारे अंदर नहीं होती है। ऊपरी ऊपरी तल के ऊपर हम एनडीएस को कुछ जान लेते हैं कि एनडीएस माना स्वास्थ्य प्राप्ति का मार्ग, लेकिन एनडीएस तो सही अर्थ में भगवत प्राप्ति का मार्ग है। ये समझ बुनियादी समझ है। जो लोगों के बीपी और शुगर कंट्रोल हो गए 5 दिन में, तो वो लोग लगे रहेंगे कि नहीं नहीं अच्छा है अच्छा है। किसी का बीपी शुगर 5 दिन में, जो 5 साल से 10 साल से उनका पीछा कर रहा है, वो 5 दिन में जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, ऊपर भी बढ़ा 5-15, तो समझ लेंगे अरे ये क्या हुआ, ये तो उल्टा कम करने के बदले 5-10 और भी बढ़ा। बीमारी स्वास्थ्य प्राप्ति का ये मार्ग नहीं है, भगवत प्राप्ति का मार्ग है। स्वास्थ्य प्राप्ति 5 दिन में हो जाती है कुछ रोगों में, तो ये आपके लिए बोनस है, लेकिन ये निरंतर प्रक्रिया है। जो बनने में, शुगर बनने में, बीमार होने में हमने 50 साल लगा दिए हैं, तो उनके लिए मैं कम से कम 5 महीने भी नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ मांग रहा हूँ आपके लिए 3 महीने। 3 महीने के लिए ये आप अच्छे तरीके से फॉलो करते रहो, और बीमारी जाने से पहले थोड़ी उथल खाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, जंप करेगी, थोड़ा दब जाएगी और जंप करेगी। ये चीज़ें बॉडी के अंदर होती है। नॉट ओनली ऑन शुगर, ऑल्सो इन कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल जो शरीर में छिपी हुई गंदगी है, वो जब बाहर निकलती है, अगर वो यूरिन के थ्रू और अलग से कचरे के माध्यम से कचरा, फैट एक्स्ट्रा निकल जाता है, तो अचानक से एकदम स्टेबल हो जाता है कोलेस्टेरॉल। किसी किसी को मैं देखता हूँ कि कोलेस्टेरॉल सर ये मैंने किया तो 5-10 दिन के बाद थोड़ा 15 ज़्यादा दिखा रहा है। हो सकता है आप ये, कल मैंने जो लेक्चर लिया था प्राकृतिक सिद्धांत, 10 सिद्धांत है, उसमें रोगों का उभाड़ आता है। रोग अंदर जो छुपे हुए हैं दुश्मन, वो दबते नहीं, लेकिन वो ऊपरी तल के ऊपर आते हैं। जो खून अगर आपका रिपोर्ट किया जाए तो वो खून में जो अंदर छिपा हुआ था वो ऊपरी तल पे आएगा, मतलब वो रिपोर्ट के स्वरूप में भी दिख सकता है। देखो ऐसा बनता है 10% पेशेंटों के साथ, ओनली ऑन 10%। 90% को तो सही तरीके से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, उनके लिए कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। लेकिन ये जो बारीकियां हैं वही मैं बताता हूँ आखिरी दिन, कि ये चीज़ें आपके साथ होगी। किसी को आर्थराइटिस है और 4 दिन कच्चा खाने के बाद दर्द बढ़ गया। 10 पेशेंटों में से 1 या 2 पेशेंटों के साथ ये भी वारदात होती है कि उनका दर्द बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि जीवनी शक्ति टक्कर मार के और दर्द बढ़ाती है। तो उसी समय लोग एनडीएस छोड़ने का विचार करते हैं, क्योंकि मैंने तो 50 नुस्खे अपनाए, एक और नुस्खा अपना लिया, लेकिन वो भी मेरे लिए कारगर नहीं हुआ। तब आप अपने मन को थोड़ा शांत करें, शरीर को थोड़ा स्टेबल करें और इस यात्रा के ऊपर थोड़ा लंबा जाएं, क्योंकि
पेशेंट हैव नो पेशेंस, ऐसे कहा जाता है। पेशेंट को तो चुटकी बजाते परिणाम चाहिए, झट मंगनी पट ब्याह, 5 दिन में जो भी कुछ होना है वो हो जाना चाहिए। तो ऐसे यहाँ शिविर में भाग लेने वाले 10% लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको थोड़ा सा हल्कापन लगा, किसी को तेज उभाड़ आया तो वो झेलने में भी तकलीफ आई। तो ऐसी चीज़ों को वो नेगेटिव साइड न सोच के इस हीरे जैसी चीज़ को दूर न करे। थोड़ा लंबी रेस के घोड़े 2-3 महीना इतना समय तक आगे बढ़े और अध्ययन और करें। तो ये एनडीएस की बुनियादी समझ भी, उनका अभाव होने के कारण भी हम ये तप सेवा सुमिरन का जो मार्ग है वो लंबे समय तक अपनाने में कमज़ोर हो जाते हैं और तुरंत थोड़ा किया और फिर छोड़ दिया। लेकिन नो माइंड होकर हम ये कहते हैं, कोई शिविरों में नो माइंड के कंसेप्ट सिखाए जाते हैं। जब बच्चे को बोला जाता है कि देखो वो जो चांद दिखता है ना वो तेरा मामा है, हमें भी बचपन में ये सिखाया गया कि चंदा मामा बोलते हैं, सूरज को दादा बोलते हैं। और बारिश जब आती है तो माँ बोलती है कि ऊपर है ना वो बैट बॉल खेलते हैं ना देवताएं, तो फिर ये बारिश आती है। तो सभी बातें इतनी मीठी लगती थी कि हाँ इतना ऊपर कुछ होता होगा, हम भी जाएंगे देखेंगे, कल्पना में चले जाते हैं। और चंदा मामा कहने से चांद के प्रति कनेक्टिविटी के वीक नहीं होती, उल्टा प्रकृति के साथ हम और जुड़ते हैं। तो ऐसे नो माइंड होकर भी हम अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं। कई बार नो माइंड होकर भी किसी भी चीज़ को सीखना है, करते रहना है। 5 दिन 15 दिन, मैं तो कहता हूँ 21 दिन, कम से कम 21 दिन आप इसी मार्ग के ऊपर पूरी ईमानदारी के साथ चलो, पूरी ईमानदारी के साथ। थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है बीपी शुगर में तो थोड़े बहुत दूसरी थेरापियाँ में जो बताता हूँ नेचुरोपैथी कि कड़वी नीम और करेले का पेस्ट बनाकर आप 1 घंटा सुबह रहो, 1 घंटा शाम को रहो, शुगर में ऑटोमेटिकली नियंत्रण आने लगेगा। वो जो कड़वा नीम का जो पेस्ट है वो उनका टेस्ट जीभ तक आ जाता है और नेचुरल इंसुलिन शरीर में आ जाता है। तो तुरंत ही प्राथमिक दिनों के अंदर ऐसे प्रयोग 1 घंटे पौने घंटे तक हाई शुगर रहता है, इंसुलिन चालू है, ऐसे लोगों को तो अवश्य 7 दिन 10 दिन 15 दिन कर लेना चाहिए। पेट की पट्टी बांध लेनी चाहिए, सूत्राव पट्टी कहाँ से भी ढूंढ के अच्छे तरीके से आधा पौना घंटा सुबह, आधा पौना घंटा शाम को। अगर बड़ा सा बाथरूम है, टब स्नान कर सके तो टब स्नान भी कर लेना चाहिए। बीपी के अंदर भी थोड़ा सा इमोशनली भी बैलेंस रहना है। कल भाई जी ने हमें जो क्लास करवाया कि एवरीथिंग इज़ इन बैलेंस, हेल्थ क्या सिखाती है हमें, सब कुछ चीज़ें बैलेंस में रखनी है। जो मैं वो छोटी सी स्टोरी सुनाई थी, कौन सी थी, पानी की ज़रूरत ज़्यादा है या फिर भोजन की, ये प्रश्न जब पूछा तो हमें लगा कि भी पानी ज़्यादा चाहिए, फिर लगा कि नहीं ये भी गलत है, भोजन ज़्यादा चाहिए, फिर पता चला कि नहीं भोजन नहीं, पानी की आवश्यकता है। बाद में हम डिसीजन पर आए कि दोनों चीज़ों का बैलेंस ज़रूरी है। जब ये प्रश्न पूछा तो मेरे दिमाग में एक एनडीएस के रिलेटेड आंसर दिमाग में आया। देखो जब हम जर्नी पे निकलते हैं तब जर्नी में आपने गुलाब जामुन भी साथ में ना लिए हो, बरोबर, और ये पानी ज़्यादा लिया हो और भोजन कम लिया हो, दूसरी चीज़ के भोजन ज़्यादा ले लिया, पानी कम ले लिया। तो ये दोनों चीज़ों में भी मुझे और एक करेक्शन दिमाग में आई कि ना आप भोजन लो ना आप पानी लो, दोनों ना लो। पानी के अंदर तो जो भोजन है उसके अंदर पानी की मात्रा लगभग, हम जो भोजन लेते हैं पका हुआ उसमें पानी की मात्रा होती ही नहीं। दल में तो पानी बिल्कुल नहीं होता, उसमें रस निकलता ही नहीं। तो ना वो आप भोजन ग्रहण करो ना वो पानी ग्रहण करो। अगर लंबे समय तक अगर हमें एनिमा लेके जब उपवास की आदत पड़ जाती है ना, तो लोग 9 दिन तक
निर्जला उपवास कर पाते हैं, शरीर की एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज़, ऐसा भोजन लो जो पानी युक्त हो। पानी युक्त भोजन, आपने साथ में एक थैला भर लिया, ऑरेंज साथ में ले लिए, फिर एप्पल ले लिए, फिर मैंगो ले लिए, पाइन एप्पल ले लिए, नारियल पानी ले लिया, थैला भर के गाड़ी में रख लिया, तो न पानी की ज़रूरत न पके हुए भोजन की ज़रूरत। हम एनडीएस में एक कदम आगे सोचते हैं कि पानी युक्त भोजन, रस युक्त भोजन जिसमें रस हो। कल एक बहन जी पूछ रही थी पानी की मात्रा कितनी लेनी चाहिए पूरे दिन में। मैंने कहा मैं अभी यहाँ आया हूँ तो मैंने लगभग 5 दिन में 2 गिलास छोटे छोटे पिए हैं, वो भी किसी ने ज़बरदस्ती दिए तो पी लिए, वरना आज के दिन में पानी बिल्कुल ही जरूर मांगता ही नहीं शरीर। रात को अगर सूप पिया, थोड़ा सा हल्का सा भी गर्म गया शरीर के अंदर, तो गर्म चीज़ें, एसिडिक चीज़ें वही शरीर में पानी मांगती है। आप अगर 9 दिन निर्जला उपवास करें और या फिर फल के ऊपर रहे तो उनके दौरान आपको पानी की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये जो पैरामीटर्स हैं पानी के, वो भी हमारी बुनियादी समझ ऐसी है कि डॉक्टर ने कहा है 2 लीटर रेगुलर पीना है, वरना किडनी में इफेक्ट आएगा, किडनी बिगड़ जाएगी। पानी तो ज़रूरी है फिल्टर करने के लिए, पूरा बॉडी फिल्टर करता रहता है, तो पानी आप 3 लीटर दे दो, 4 लीटर दे दो, कोई भी ज़रूरत। अगर आप एनडीएस के साधक हो तो इस विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 2 टाइम पका हुआ खाते हो तो डॉक्टर की बात मानते रहो, इसमें भी कोई खोट नहीं है। वो बात को भी हम क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि ये बंदा 2 टाइम एकदम आराम से पका हुआ खा रहा है, तो उनको कम से कम 2 लीटर पानी जाएगा तो उनकी बॉडी डाइल्यूट होगी और किडनी के लिए जोर ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से वो सही है। हम जब एनडीएस में एंटर करते हैं तो हमारे लिए वो पैरामीटर किसी काम के नहीं रहते। नहीं कि उनको गलत ठहराने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, उसी एंगल पे हमें देखना ही नहीं है। मैंने यहाँ इंग्लिश में ऐसे 9 बना दिया, 9 लिखा मैंने। अभी मैं आपको पूछूंगा कि ये क्या लिखा है, तो आप अपनी तरफ से, अपने एंगल से कहेंगे कि सर आपने 6 लिखा है। बरोबर है, आप भी सही हो और मैं भी सही हूँ। ये नज़रिया हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। इनके कारण हम किसी के ओपोजिशन में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एनडीएस के लिए ये सही है कि पानी की मात्रा अगर 100 ml भी मिल जाए तो भी काफ़ी है, 200 ml मिले तो भी काफ़ी है, और अकेले पानी के ऊपर भी सजल उपवास कर सकते हैं, और मन चाहे तो निर्जल उपवास भी कर सकते हैं। ये सारी हो गई एनडीएस की बुनियादी समझ, जो समझ पाने से ही हम एनडीएस छोड़ते नहीं, वरना हम छोड़ देते हैं। कैंसर एक भाई को था तो इनका मुंह में थोड़े से वो छाले पड़ गए थे, रुमाल जैसा कुछ बांध के ही बैठता था, और जैसे एनडीएस शुरू किया उसमें से पस निकलने लगे, वो थोड़ा सा बाहर आया, ये सारी चीज़ें हो गई। बोला अभी नहीं खा रहा हूँ तो और बढ़ रहा है। देखो, जहाँ खराबी है, जहाँ क्रोनिक चीज़ें पड़ी है, टॉक्सिक पड़े हैं, तो वो सारी चीज़ें बाहर आने के लिए भी प्रयास करेगी, जिनको कहेंगे रोगों का उभाड़। वो चाहे शुगर के रूप में बाहर आए, वो चाहे कोलेस्ट्रॉल के रूप में, चाहे कैंसर के रूप में, कोई भी चीज़ में। हमारे नर्मदा दीदी वहाँ आए थे तो तीसरे दिन उनको उल्टी हुई और काफ़ी सारी चीज़ें, परेशान हो गई। बोली क्या, मैं तो परेशान हो गई, इतना कुछ हुआ, थोड़े अंदर से भी हिल गई, क्योंकि स्टेबिलिटी हमारी जाती है एनडीएस करते करते। ज़रूरी नहीं है कि एक कॉन्स्टेंटली हम स्टेबल रह पाएँ। तो उन दौरान अगर आपको कोई गाइड करने वाले, एनडीएस की बुनियादी समझ देने वाले हैं, तो आप उस समय स्थैर्य रख सकते हैं और अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो ये चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब मेरे को सोराइसिस था, मेरे को बैक साइड में तो कोई पैच थे ही नहीं, पीछे के हिस्से में। जब मैंने एनडीएस शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर ठीक ठीक होने लगा। मैंने कहा चलो काम आ गया,
ये लागू पड़ गया है। और अचानक से कमर से लेके लगभग हार्ट के हिस्से तक, बैक साइड का हार्ट है उतने हिस्से तक एक बड़ा सा स्पेचिस आया सामने। अरे बाप रे, ये तो फिर आगे थोड़ा बहुत होता, वो तो खुजा लेते थे, पीछे खुजाना भी तकलीफ। तो ये सारी चीज़ें अगर सही समझ नहीं है तो हम एनडीएस छोड़कर फिर पका हुआ खा लेंगे और फिर क्रीम लगाना शुरू कर देंगे। तो कोई भी बीमारी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, उभाड़ आए, तो नाउम्मीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर से डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे हाय राम मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो गया है। ये आपके साथ सब कुछ सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। हमने स्वमान लिया था पहले दिन कि आज से मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर बुरा क्यों हो सकता है? कुछ बुरा होने वाला नहीं है। लेकिन अंदरूनी चेकिंग करे कि कुछ गलती नहीं की ना, मैंने पके हुए भोजन की तरफ गए नहीं है ना। थोड़ी मैंने कल एक बात नोटिस करवाई थी कि दीदी तो हमारे लिए सारे व्यंजन बनाएगी, अच्छे अच्छे लगे वो, लेकिन चुनाव आपको करना है। फिर दीदी को थोड़ी दोष दे सकते हैं कि दीदी आपने ये चीज़ क्यों बनाई, हमारे लिए थी नहीं फिर भी आपने बनाई। वो आपको देखना है कि मेरे लिए ये चीज़ नहीं बनी है। आज दीदी बता रहे थे कि शाम को थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, रवा के साथ थोड़ा गुड़ मिला के कुछ ऐसी आइटम बना दे शाम को, सभी लोग खुश हो जाएं, हैं? हाँ हाँ। तो जो लोग फिट हैं, अच्छे तरीके से चलते फिरते हैं, उनको कोई ये छोटी सी चीज़ थोड़ी बहुत खा लेंगे तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, हैं? लेकिन कोई जो हैं ऐसे 20% लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये चीज़ खाने लायक नहीं है। तो दीदी उनके लिए 20 लोगों के लिए 80 लोगों का तो बिगाड़ नहीं सकती है, तो उनके लिए भी खाना है। तो हमें अपने स्वयं के गुरु, स्वयं के शिक्षक बनकर उसमें से थाली में से चुनाव करना है। हमारे वहाँ सिलीगुड़ी में एक बहन आई थी शिविर के दौरान। मैंने कहा आपने कौन कौन सी रेसिपियाँ खाई, कैसी लगी रेसिपियाँ? बोला भाई जी मैंने तो 4 दिन आपके लेक्चर ही सुने, निर्जला उपवास कर लिए। बहुत वंडरफुल, क्योंकि आप जो नॉलेज बताते हैं वो नॉलेज में मेरे को जो क्रोनिक डिजीज़ है उसमें मुझे लगा कि मुझे ये निर्जला करना चाहिए, और सभी लोग साथ में हैं तो हो भी पाएगा। और कुछ चक्कर वक्कर आए, तकलीफ हुई तो सर तो बैठे हैं, पूछ लेंगे कि ये क्या हो रहा है, थोड़ी हिम्मत भी मिल जाएगी। मतलब निर्जला उपवास करना है, मोनो डाइट करना है, या मल्टी जूस के ऊपर रहना है, या फिर पूरे दिन जूस के ऊपर रहकर एक बार खाना खाना है, कच्चा भोजन। ये ट्रिक आपको अपने हिसाब से अपनानी है। न यहाँ कोई गुरु बैठा है, न कोई सामने चेले बैठे हैं, सभी अपने आप में गुरु है। मास्टर सदगुरु बाबा ने टाइटल दिया है, हम ही खुद ही गुरु हैं, सबके गुरु। तो मास्टर सदगुरु बनकर हमें खुद का डायग्नोस करना है, एनालिसिस करना है और आगे बढ़ना है। तो हमने 3 चीज़ें देख ली। बुनियादी सही समझ का अभाव, उद्देश्य प्राप्ति, रोग मुक्ति नहीं लेकिन भगवत प्राप्ति है, वो भी देख लिया। उभाड़ आने पर, बर्दाश्त न होने पर भी एनडीएस लोग छोड़ देते हैं। तो ये भी चीज़ें किसी किसी के साथ होती है। तो उभाड़ को बर्दाश्त कर लेना है। कमजोरी आई, चक्कर आए, कुछ भी हो, रोगों का रिपोर्ट ऊपर नीचे हुआ तो भी ये उभाड़ के निशानियां हैं, उनको बर्दाश्त करना है और आगे जाना है। चौथा पॉइंट एनडीएस छोड़ने के कारण है अन्य लोगों के नकारात्मक सूचन सुनने से भी लोग छोड़ देते हैं। जैसे कि वजन थोड़ा सा कम हुआ, एक बहन थी, उन्होंने एनडीएस छोड़ दिया, वो थी 90 केजी की, 90 या 100 केजी की, तो उनका वजन 10 केजी कम हो गया, तो 100 में से 90 आ गई। तो घर वाले बोलने लगे, अड़ोस पड़ोस में बोलने लगे कि दुबलापन आ रहा है। आप सिकुड़ गई हो, पहले कितनी एकदम एक गुलाब के फूल की तरह खिली हुई थी चेहरा आपका, अब ये सारा एकदम सिकुड़ता जा रहा है। ये गले में देखो जो माल भरा था वो सारा गल गया। आप
दिन ब दिन वीक होती जा रही हो। एक बहन ने कहा, दूसरी ने कहा, तीसरी ने कहा, चौथी ने कहा। तो बोला हाँ, आईने में देखने लगी, हाँ पतली तो हो गई, मैं बहुत दुबली पतली होती जा रही हूँ। 90 kg कोई अपने आप में कम नहीं है वजन, पर पहले के मुकाबले पतली हो गई। तो फिर लोगों के ताने सुन सुन के छोड़ दिया। ऐसे कई बार 50 kg के कोई होते हैं, 40 kg के होते हैं, और फिर डरते हैं कि एनडीएस करेंगे ना तो और हमारा तो बात ही बिगड़ जाएगी, और वजन ये एनीमा चढ़ाएंगे तो और 5 kg कम हो जाएगा। तो लोग अब और क्या कहेंगे। मतलब जो लोग बहुत बीमार हैं, एक हमारे दोस्त थे दिल्ली के, बेचारे इतने बीमार 2-3 साल से दवाइयाँ और इंजेक्शन्स और डॉक्टर बदलते रहते थे। हर रोज़ शाम होते होते फीवर आ जाता। ऐसे तो उसने काफ़ी साल निकाल दिए कि शाम हो गई कि फीवर आ गया और दवाइयाँ पूड़ियाँ खाने लग गए। ऐसा वो इतने बर्दाश्त करते करते थक गए थे, किडनी लीवर कमज़ोर, पूरा काम बिगड़ गया था दवाइयाँ खाते खाते, फीवर के साथ साथ किडनियाँ भी खराब। फिर उन्होंने ठान लिया कि अभी निर्जला करेंगे, जूस पिएंगे। ऐसे कर करके वो भाई का वजन 55 kg था, और जब एनडीएस शुरू किया किसी की नकारात्मक सूचन को देखा ही नहीं, 38 kg का हो गया, 35-38। तब तो और लोग चिल्लाने लगे, और सेंटर पे भी जाते थे तो दीदियाँ भी टोकने लगी, अरे भाई ये क्या हालत बना दी, 35 kg के हो, खीटी के ऊपर कपड़े टांगे हैं, ऐसा कपड़े आप दिख रहे हैं, क्या हाल बना रखा है। 9 दिन के निर्जला किए, लेकिन उनको पता था लाखों रुपए खर्च हो गए थे। और जब वो सारी चीज़ों में से लगातार 3 महीना कड़ी तपस्या की, अभी वो भाई का वजन लगभग 60 के करीब है, लेकिन वो मुसीबत से बाहर निकल गया। तो ये चीज़ें हम लोगों के साथ भी होगी। मैं लगातार 1 या 1.5 साल तक 49 kg का रहा, 100 में से 49। तो मैंने बहुत लोगों के ताने सुने, अज्ञानियों के तो कम सुने, ज्ञानियों के ज़्यादा सुने। तो फिर वो ताने सुनते सुनते मैं भी कभी बोलता था, अरे भगवान ये लोग क्यों पहचान नहीं पा रहे हैं। वो शायरी मुझे बार बार याद आती थी कि अगर वो मुझे ही समझ पाए, उसको उसकी वैसी तालीम ही नहीं मिली उनको, है हमें जो समझ पाए उसकी उनको तालीम ही नहीं मिली। वो लोग तालीम नहीं मिली है तो हमें नहीं समझ पाएंगे। और इनके कारण 1.5 साल के बाद फिर धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ होने के बाद फिर मेरा वज़न थोड़ा बढ़ने लगा। अपने आप ही शरीर वज़न नियंत्रित कर लेता है, डरने की बात नहीं है। ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं तो अपने आप ही शरीर नियंत्रण में आ जाता है। 17 kg की एक लड़की जिनकी आयु 25 साल मरने पर आ गई थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, कुछ खा और पीना बिल्कुल खाना पीना बंद हो गया था। घर वाले जो भी आते आइसक्रीम की डिब्बी लेकर आते और आइसक्रीम खिलाते। ज़्यादातर मरीजों को क्या करते हैं, दवा खाने में भी लोग आइसक्रीम लेकर जाते हैं जिसमें मिल्क प्रोडक्ट हैं, और कफ बढ़ेगा और पित्त बढ़ेगा, वायु बढ़ेगी। फिर भी गलत चीज़ें खिलाते हैं, बीमार व्यक्ति को भी आइसक्रीम खिलाते हैं। तो आइसक्रीम सभी लोग खिलाते खिलाते और भी कमज़ोर कर दिया। बाद में एनडीएस किया, सिर्फ हरी पत्तियों का जूस, क्योंकि शरीर में कुछ और जा ही नहीं रहा था। हरी पत्ती का जूस कंटिन्यूसली 1.5-2 महीने 3 महीने पिया। बाद में शरीर जैसे ही स्वच्छ हुआ, वैसे ही वो 17 kg की लड़की जो मरने पर आकर रुक गई थी, उनका वजन हो गया 32 kg। तो ये वजन कहाँ से ले लिया शरीर ने। मतलब शरीर अपने आप को सही करना जानता है, हमें कोई उनको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। जो खुले पैर नंगे पैर आप चलते हो ना, तो भी वजन ग्रहण कर लेता है नंगे पैर से। फूलों की खुशबू से भी वजन बढ़ता है। ये सूक्ष्म खुराक है हमारे, हमें पता नहीं है। मतलब वजन गिरे बढ़े कुछ भी हो, शरीर को जो होता है वो होने देना है। और स्थूल भोजन ठीक होने के बाद कच्चा भोजन भी ज़्यादा मात्रा में 3-4 बार अच्छे तरीके से भूख लगे खाते रहना है। कभी भी उपवास की ज़रूरत ना हो तो उपवास करना नहीं है। कोई 12 बजे तक रहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं लगभग ये 7 साल की यात्रा में लगभग मैं समझो 5 साल तो 12 बजे तक का उपवास भी नहीं किया मैंने।
जब मुझे ठीक होना था तब मैंने 12 बजे तक का उपवास किया। बाद में तो मैंने कभी 9 बजे भी खा लिया, अच्छे 1 kg मैंगो भी खा लेता था 9 बजे उठ के, भूख लगे तो जरूरी नहीं है। उपवास ये एक उपचार है, उपवास जीवन शैली नहीं है। आपको 12 बजे तक तब तक करते रहो, 4-6 महीने करते रहो अच्छे तरीके से, जब तक सारे रिपोर्ट्स एकदम फिट न आ जाए। बाद में उपवास की कोई आवश्यकता नहीं है। सुवर्णा बहन का वजन मानो कि 60 kg हो गया, तो फिर 60 kg के बाद अब उनको वजन ज़्यादा नीचे लेके नहीं जाना है, तो फिर आप उपवास ना करो। 9 बजे लेकिन पराठे ना खाओ। 9 बजे आप सब्जियां खाओ, फल खाओ, जूसेस पियो, है जो नेचर ने दिया है ना वो नाश्ता करना है। खजूर खाओ, ड्राई फ्रूट्स में कोई भिगो कर खाना है तो खाओ। तो ऐसा हेल्दी नाश्ता, जो भेल भी बनती है, दीदी जानती होगी बनाना भेल, जो एनडीएस की भेल बनती है ना वो बहुत बढ़िया होती है। उसमें खजूर की चटनी डाल दो, हरी चटनी डालो, पीनट स्प्राउट्स करके रखो, कितनी सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स भी काट के भेल में डाल सकते हैं। तो ऐसी सुंदर भेल, जो कसरत करते हैं, जिम जाते हैं, ऐसे लोग सुबह सुबह ऐसा एनडीएस का नाश्ता कर सकते हैं। तो ये है एनडीएस की सही समझ। कोई भी नीति नियमों में जड़ता से, हठयोग से जुड़ जाना नहीं है, लेकिन डिज़ाइन फूड में रहना है। ये मेरी एक सूचना, आवश्यक सूचना है कि डिज़ाइन फूड में रहो, अनडिज़ाइन फूड न लो। अनडिज़ाइन फूड हमारे साथ जो भी है हमने बता दिए हैं, उन चीज़ों को ग्रहण करना शुरू न करो। तो अन्य लोगों के नकारात्मक सूचन सुनने से विचलित नहीं होना है। घर वाला कहे कि आप कुछ खा लो, पी लो, तो आपको युक्ति युक्त चलना है, उनका ओपोजिशन नहीं करना, उनके साथ झगड़ा नहीं करना है। आप 5 दिन शिविर में आते तो आपको पता चलता, आपको कुछ बात का पता नहीं है और हमें मना कर रहे हैं, ऐसे करके झगड़ा घर में नहीं करना है। और दीदियों के पास प्रश्न लेकर आ जाएंगे, जब से एनडीएस किया ना घर में झगड़े शुरू है। वो पति बोलता है ये, पत्नी बोलती है ये, और हम मानते हैं, हमारी समझ नहीं, भाई ने 5 दिन बहुत अच्छा समझाया, हम उनको छोड़ नहीं सकते। आपको थोड़ा ताल मिला के, ताल से ताल मिलाना है, युक्तिपूर्वक आगे जाना है। घर में भी जो लोग हैं वही तो हमारे सच्चे साथी हैं, उनको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में, साथ में लेके चलना होगा और उनको थोड़े अच्छे तरीके से प्यार से समझाना है। किसी को गुस्सा करके भी मैं सही हूँ ऐसा साबित करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो एनडीएस छोड़ने की आपको नौबत नहीं आएगी। दूसरा, साधना में जल्दबाजी करते हैं। किसी किसी को नशा चढ़ जाता है, ज्ञान का जैसे नशा चढ़ता है ना किसी को, शुरुआत के 1 महीने बहुत नशा होता है, 10 साल के बाद खुश हो जाते हैं, लेकिन नशा निरंतर रहना चाहिए। ऐसा ज़्यादा नशा भी नहीं चढ़ना चाहिए एनडीएस का। जल्दबाजी किसी भी बात की नहीं। शरीर को देखो, शरीर की क्षमता को देखो, शरीर किस प्रकार से आपको साथ दे रहा है, मन किस प्रकार से साथ दे रहा है, उसी हिसाब से धीरे चलो लेकिन सही दिशा में चलते रहो। तो ऐसे हमें एनडीएस में आगे बढ़ना है। एक बहन ने बॉम्बे की फ़ोन आया मेरे, आपके लेक्चर सुन के मैंने लगातार 1 महीना रसाहार कर लिया और मैं 1 महीने के बाद पूरी एकदम नरम गरम हो गई, हाथ पैर में जान ही नहीं बची। ये क्या हो गया? अरे रसाहार से इतने फायदे हैं, चलो मैं कर लूँ। ऐसे नहीं किया जाता। आप धीरे धीरे करके शरीर की भाषा को समझो। आप मैंने पहले दिन ही किया था ना, 3 बार का भोजन 2 बार का कर दो, 2 बार का 1 बार का कर दो, 1 बार का फिर ख़त्म करो, फिर कच्चे के ऊपर आओ, फिर कच्चे के बदले जूस के ऊपर आओ। ये एक निरंतर यात्रा है, क्रमिक साधना है। ऐसे जल्दबाजी नहीं करते। यहाँ 5 दिन आपके साथ जल्दबाजी थोड़ी करवाई कि भाई दोनों टाइम कच्चा खाना शुरू कर दो, क्योंकि एक एडवाइज़र, एक मार्गदर्शक आपके सामने बैठा है। कहीं भी आप ऊपर नीचे होते हो तो तुरंत ही आप पूछने के लिए आ जाते हो। तो अंडर गाइडेंस, आपने किसी के पास ट्रेनिंग ली है तो उसी के सूचन के हिसाब से आप आगे बढ़ते हो, तो कोई बात नहीं है। मैं किसी को कहता हूँ आप 7 दिन के लिए सिर्फ नींबू शहद पानी पी लो या फिर 7 दिन के लिए ऑरेंज जूस पी लो, तो किसी अंडर गाइडेंस करेंगे तो अंदर से एक तो डरेंगे नहीं कि हाँ हमने सर ने बोला है ऐसे ऐसे करना है। तो क्योंकि हर चीज़ में गुरु की आवश्यकता है, आगे मार्गदर्शक की आवश्यकता है। ज्ञान मार्ग में भी चलते हैं तो शिव बाबा तो परम धाम में बैठा है,
लेकिन ब्रह्मा बाबा हमारे मार्गदर्शक तो हुए ना, कि कैसे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी इस ज्ञान को अपनाया जा सकता है, वो मिसाल बने हैं। बाबा कहता है मैं तुम्हारा गुरु नहीं, सबका सदगुरु शिव बाबा है, लेकिन ये भी गुरु के स्थान के ऊपर तो है ही ब्रह्मा बाबा के, क्योंकि ब्रह्मा से ही हमें सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। बीच में दलाल है, अगर ब्रह्मा को याद नहीं करेंगे, डायरेक्ट शिव से कनेक्ट भी नहीं हो पाएंगे, तो किसी भी चीज़ में मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी। किसी को भी हमारा टीचर हमें मानना पड़ेगा, तब जाके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो कभी भी साधना में जल्दबाजी नहीं, फिर बहानेबाजी से एनडीएस न करने का बचाव करते हैं। फिर ज़्यादा बहाने आ जाते हैं हमारे जीवन में कि ये तकलीफ़ आ रही है, जॉब पे जा रहे हैं तो साथ में कैसे लेके जाएं, ये वो, तो कई बार लोग बहानेबाजियाँ बना कर भी एनडीएस में धीरे धीरे से सरक जाते हैं। तो इनके कारण भी एनडीएस छोड़ देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कारण एनडीएस छोड़ने का वो है स्वादिष्ट भोजन का चस्का, स्वाद लोलुपता जिनको कहेंगे। स्वाद नहीं मिला तो जीवन सारा खत्म। स्वादिष्ट स्वाद, 5 दिन तो स्वादिष्ट भोजन हमें कच्चा खा लिया, घर पे जाके दीदी नहीं बनाने आएंगी वहाँ, और हमारे घर में भी किसी को इतना अच्छा बनाना भी सीखने में, मास्टरी लेने में भी 1-2 महीना निकल जाएगा हैं। और भाई लोगों को तो शायद लक्ष्मी साथ में नहीं आई हो शिविर में, तो फिर घर पे सिर्फ कच्चा वैसे ही खाना पड़ेगा, उठा के सीधा डायरेक्ट बनाया। तो इसी में स्वाद लोलुपता से अगर आप जाएंगे तो आप लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। तो वो जो टेस्टी जो रेसिपी बनाई थी ना, वो नहीं मिल रही है ना, तो हमसे नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लोग भी एनडीएस छोड़ देते हैं। अरे कोई भी रेसिपी की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप में ही काफ़ी हो। भोजन जो बनाया है, केला खा लिया, मैंगो खा लिया, सलाद ऐसे ही, केबीज को भी काटने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा पीस लेके चबा लिया। तो ये चीज़ ओरिजिनल है। ये तो आपको प्राइमरी ट्यूशन्स देने के लिए दीदी ने ये सारी चीज़ें बनाई है, लेकिन इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने बल के ऊपर जो भी चीज़ें नेचर से मिले उठा कर जब भूख लगे तब खा लेनी है। 12 बजे खाना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, 1 बजे भूख लगती है कि 1 बजे खा लो। तो स्वाद लोलुपता के कारण एनडीएस छोड़ देते हैं। स्व अध्ययन कम होता है उनका, फिर बाद में तो कोई लेक्चर भी नहीं सुनते, यूट्यूब भी नहीं देखते कि भाई कौन से वीडियो क्या है क्या नहीं, लोगों का अनुभव भी नहीं सुनते, पूरे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपको अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे एनडीएस की काफ़ी सारी चैनल हैं, वो सारी चैनलों के साथ कनेक्ट हो जाओ। हमारी बाबा की चैनल भी है एनडीएस की है, डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस, तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप उनके साथ जुड़े रहो कि चलो क्या क्या अनुभव है, आप सभी के अनुभव भी उसमें आएंगे। तो हर लोगों का डेटा इसमें रहता है, पूरे शिविर के सारे लेक्चर फिर से रिपीट कर पाएंगे आप उसी चैनल के ऊपर। तो स्व अध्ययन करना है, वार्तालाप करना है, किसी को प्रेरणा मूर्त समझना है, और सभी के साथ संपर्क में रहना पड़ेगा। जो अच्छा होशियार विद्यार्थी है एनडीएस का, उसके साथ भी कनेक्ट रहना है, तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना छोड़ देते हैं। संजीवनी क्रिया का काल्पनिक भय, उनके कारण भी एनडीएस छोड़ देते हैं। अरे बाप रे, एनीमा, डर जाते हैं लोग, ये पानी चढ़ाना कहीं ज़्यादा किडनी में पानी ना चला जाए, छोटी आंत में ना चला जाए, या फिर लीवर में कहीं चला जाएगा तो, या फिर पानी भर जाएगा तो बाहर डॉक्टर के पास ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। ऐसे एनडीएस के जो काल्पनिक भय है एनीमा के विषय में, वो भय के कारण भी लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसा हम कहते हैं कि 3 बार 3 पोट ख़त्म करो, तो भी हाँ साहब, तो डॉक्टर साहब तो बोलते हैं ऐसे थोड़ी कर लेना है, 1 पोट काफ़ी है हमारे लिए, है। तो ऐसे ये इनका भी काल्पनिक भय रहता है, इसके कारण भी कई बार लोग एनडीएस करने से धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं, या फिर आधा अधूरा करते रहते हैं। और आगे का कारण है स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी और मीठा बाबा क्या कहते हैं, मियाँ मिट्ठू बोलते हैं ना, मियाँ मिट्ठू खुद को समझते हैं, मेरे पास इतना नॉलेज है, आयुर्वेद का इतना नॉलेज है, मुझे सब चीज़ का ज्ञान है, कैसे कैसे ये प्रकार की सारी क्रियाएं हैं, ये वो।
तो नॉलेज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने से, थोड़ा ज्ञान का भी अहंकार आने से भी अच्छे तरीके से वो लोग एनडीएस में चल नहीं पाते, उल्टा थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं और इनके ऊपर एनडीएस का सिक्का होता है, लेकिन वो एनडीएस अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। फिर जैसे वो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, पुराने समय में जो सरस्वती के पास जो वीणा होती है, उसके जो तार बंधे हुए होते हैं, वो तार न ज़्यादा कसना है न ज़्यादा ढीला छोड़ना है, तब उसमें से म्यूज़िक आएगा। कोई कोई कस कर बांध लेते हैं, नहीं कर पाते फिर भी निर्जला करते रहते हैं, नहीं कर पाते फिर भी रसाहार करते रहते हैं, इतना टाइट बांध देते हैं कि मेरे को तो 1 साल का पुरुषार्थ 1 महीने में करना है, तो ये हो गया तार टाइट। और किसी किसी को बहुत ढीला छोड़ देते हैं, अरे भाई साहब तो पहले दिन से ही बोलते आ रहे हैं रात को खा सकते हैं, और इतना मज़े से खाते हैं, पूरे दिन की भड़ास रात को निकालते हैं। तो ये हो गया ये तार को ढीला छोड़ देना। और मिल्क प्रोडक्ट भी रात को सब कुछ चलता है, खमन ढोकले भी खा लेते हैं रात को, भाई एक बार खा लो ठीक है, अभी चल रहे हैं, कोई दवाइयाँ भी नहीं चल रही है, तो फिर खाने में क्या अर्ज है, सब कुछ खाओ, सब कुछ मिठाइयाँ मेवे मिष्ठान सब कुछ खाते रहो। तो ये हम अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ढीला छोड़ देते हैं, तो इनके कारण भी एनडीएस हाथों से छूट जाता है। ये एनडीएस में नहीं आता। एक भाई एक टाइम खाते खाते 15 साल निकाल दिए एनडीएस में, फिर उनको ब्रेन स्ट्रोक आया, एनीमा भी करता था, रात को एक टाइम खाता भी था, और एनडीएस में फेमस था, उन लोग उस व्यक्ति को सभी लोग जानते थे। तब जाके जब उनको ब्रेन स्ट्रोक आया, अड़ोस पड़ोस के लोग, जो लोग जानते थे कि ये एनडीएस कर रहा है, तो फिर सभी लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, अरे हमारी तरह 2 टाइम 3 टाइम खा लेता तो ये तो नौबत ना आती हैं, खाम खा नीति नियम में बंधे बंधे भी लास्ट में तो आपको पैरालाइज ही होना था, तो फिर आप क्यों एनडीएस किया। उसकी वजह से वो नॉर्मल लाइफ किसी नीति नियम के बंधे बिना ही ठीक है। तो लोग एनडीएस को बदनाम कर देते हैं, दूसरे लोगों को बोलने का मौका दे देते हैं कि भाई एनडीएस नहीं करना है, ऐसे ही चलते रहो। तो एक टाइम भी ज्यों त्यों जो मिला सो सब कुछ खा लिया, तो भी एक टाइम का पका हुआ भोजन वो भी विष समान है। वो भी क्या है, विष समान है। विष की मात्रा अगर एक टाइम भी अधिक बढ़ जाती है तो भी बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब एक टाइम का खाना अलाउ कर दिया, मतलब आपको पूरा छुट्टी नहीं दी है, जो मिले वो खा लो। बहुत अल्प मात्रा में 4 रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी 3 रोटी से काम चला लो, चबा चबा कर खाओ। गेहूं के बदले ज्वारा या कुछ दूसरी रोटियां बनाकर, मिक्स आटे की रोटी बनाकर चबा कर खा लो। तो ये थोड़ा नियंत्रण में खाना है। तेल की छोंक ज़्यादा नहीं लगानी है, तेल की मात्रा कम कर दो या बंद कर दो। तो ऐसे नीति नियम के साथ जीवन में जाना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा तेल घी खा रहे हो शाम के समय भी, तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, सुबह सुबह 1 घंटा वॉकिंग कर लो, हाँ, मेंटल हेल्थ अच्छा रखो, तो भी रोगों से बचे रहेंगे। और एक आखिरी कारण है कि कई बार एनडीएस करते करते B12 की कमी आ जाती है, जिनके कारण थोड़ी ज़्यादा कमजोरी, लंबे समय तक कमजोरी महसूस करते रहते हैं। तो फिर क्या करते हैं, भाई साहब 3 महीने से तो कच्चा खा रहे हैं लेकिन कमजोरी नहीं जा रही है, क्योंकि B12 अगर कम है तो कमजोरी आती रहेगी। चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ ढीला ढीला चलेगा, आँखों में अंधेरा आएगा, क्रैम्प आते रहेंगे। तो ये चीज़ें B12 की डेफिशिएंसी के हैं। तो B12 की डेफिशिएंसी आज भारत में 100 लोगों को इकट्ठा करेंगे तो उसमें से 26 लोग ऐसे हैं जिनको B12 की डेफिशिएंसी नहीं है। बाकी के सभी लोग 74% लोगों को B12 की डेफिशिएंसी ऑलरेडी है, आज के दिन में है, जो मात्रा से कम चल रहे हैं। ये भारत की समस्या है B12 की डेफिशिएंसी। तो वो कोई एनडीएस करते करते नहीं आई है, वो तो ऑलरेडी हमारे शरीर में थी,
और हम रिपोर्ट में आ गई कि अच्छा इनके कारण 3 टाइम लोग खाते खाते नहीं एकदम कमजोरी महसूस करते हैं, क्योंकि B12 कम होता है। कितना भी खिलाओ इनको, सीरा पूरी पूड़ियाँ सब खिलाओ, फिर भी कमज़ोर के कमज़ोर, क्योंकि B12 की डेफिशिएंसी है। तो खाते खाते भी B12 के इंजेक्शन लोग ले रहे हैं। तो NDS को इसके लिए कारण बनाना नहीं है। अगर NDS करते करते थोड़ा सा रिपोर्ट करवाया, B12 कम आया, तो उनके लिए गाजर, चुकंदर, पालक, मूंग के स्प्राउट्स, ये सारी चीज़ें लेते रहना है। कोकोनट का जो मिल्क बनता है वो, खजूर, ये सारी चीज़ें अपने डाइट में रखेंगे तो धीरे धीरे करके 1-2 महीने में B12 की जो डेफिशिएंसी वो चली जाएगी, थोड़ी चुस्ती स्फूर्ति आएगी। जब कमजोरी हो, बहुत कमजोरी हो, बीमारी चली गई हो और कमजोरी नहीं जा रही हो, तब एनीमा की मात्रा कम कर दो। एनीमा की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ग्रीन जूस पीना थोड़ा कम कर दो, उपवास कम कर दो। ये सारी चीज़ें थोड़ी पूरे जीवन भर के लिए है। ये इसकी मात्रा बहुत फिर कम करनी है। कम लेते लेते भी हम पूरा फिट रहेंगे। एनीमा भी कम, 200 ml का एनीमा ले लिया, बात ख़त्म। उपवास थोड़ा सा 3 घंटे का कर लिया, बात ख़त्म। ग्रीन जूस अभी 3-4 ग्लास पीते हैं, इनके बदले छोटा सा ग्लास ले लो, 2-3 घूंट दवाई की तरह पी लो। तो ये मात्रा आगे पीछे ट्यून करके चलना है। कोई भी विटामिन्स की डेफिशिएंसी आती है तो थोड़ा खाने पे भी ध्यान देना है, बैलेंस डाइट रखना है। वो फिर शरीर जब तक सूटेबल नहीं है कम खाने में, तब थोड़ा बैलेंस डाइट रखना है। पत्तियाँ खाओ, सब्जियाँ खाओ, फल खाओ, कंदमूल खाओ, स्प्राउट्स खाओ, सभी चीज़ें हमारी डिश में होनी चाहिए, तब जाके हमें डेफिशिएंसी आने का कोई चांस नहीं है। फिर जब हमारी अवस्था, यहाँ की अवस्था योग युक्त रहेगी, परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे, पर्यावरण से कनेक्ट रहेंगे। देखो किसी को पेड़ पौधे के प्रति इतना लगाव होता है, जैसे हम एक गाय को भी गले लगाते हैं ना, तो गाय के अंदर से भी इतने वाइब्रेशन है जो हमें एक अच्छा सा बैलेंस कर देते हैं पूरे बॉडी को। हम पेड़ को भी गले लगाते हैं तो पेड़ भी कितने प्रकंपन हमारे अंदर दाखिल कर देता है। तो डेफिशिएंसी आने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन जब तक आप नेचर से अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हुए, व्यापार, धंधा, रोजगारी, टेंशन, फैमिली के टेंशन, ये सारी चीज़ों में हम नेचर के साथ पूरा कनेक्ट नहीं है और थोड़ा खाना कम मिला, तो थोड़ा सा बैलेंस डाइट नहीं हुआ, तो भी हमें डेफिशिएंसी कोई प्रकार की आ सकती है। तो उन दौरान आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, अपने को बैलेंस में लेके जाना है। हमारे इमोशंस भी बैलेंस रखने हैं। कल जो हमने पूरा लेसन पढ़ा, इमोशनली भी वेल बैलेंस होना है। नीचे एक स्लोगन लिखा था सेंटर में, चिंता और क्रोध, ये तनाव, ये सारी बीमारियों की जड़ है। तो कच्चा खाते खाते भी ज़्यादा चिंता वाला स्वभाव रखेंगे, तनाव पालते रहेंगे, हल्का नहीं रहेंगे, तो भी हीलिंग काफ़ी स्लो हो जाएगी और जो हम चाहते वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा चिंता, तनाव सब कुछ कम करना है। इनके लिए हमें ये सारे लेसन्स ये 5 दिन में सिखाए गए हैं कि चिंता तनाव से मुक्त होने के लिए परमात्मा को अपना आधार, परमात्मा को अपना साथी बनाना है। भगवान हमारा साथी है। ये सारे आपको कोई समझाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में हमें उतारना पड़ेगा, तब हम चिंता तनाव से मुक्त रहेंगे। दूसरा, सभी को खुशियाँ बांटते रहेंगे। देखो खुशियाँ बांटने से कम होती है, बढ़ती है। तो जहाँ भी मौका मिले खुशियाँ बांटते रहो, छोटी छोटी खुशियाँ बांटते रहना चाहिए। हर कोई उत्सव को, हर कोई ओकेज़न को एक बड़ा सा उत्सव सेलिब्रेट करना चाहिए। खुश होने की वजह ढूंढते रहना चाहिए। लोग दुखी होने की वजह ढूंढते हैं, बहुत कुछ होते हुए भी वो उसमें से एक नुस्ख निकाल लेते हैं जो दुख होने का कारण बने। ये ह्यूमन नेचर बन गया है। बहुत कुछ होते हुए भी एक बात की जो कमी है ना, उनको इतना जोर से पकड़कर दुखी होते रहते हैं। लेकिन उल्टा करना है, खुशी होने की वजह ढूंढना है कि किस चीज़ से मुझे खुशी मिल रही है, उस चीज़ को। और बहन जी ने मुझे कल बताया था कि वो थेरेपी है, उनको क्या बोलते हैं,
EFT, इमोशनल, हाँ, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। जैसे उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया था कि मानो कि आप एक ये मुद्रा करते हो जब आप बहुत खुश होते हो, एंकर है ये, ओके, NLP, हाँ, NLP टेक्निक्स, कि आप जब कोई भी मुद्रा करते हो, मानो कि आप बहुत खुश होते हो ना, तब आराम से ऐसे बैठ जाते हो, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो ये पोजीशन हमारी एक मज़े के साथ जुड़ गई। तो जब भी आप घर पे आराम से 10 बार ऐसी खुशी हुई और आप ऐसे पोजीशन में आ गए कि वाह मज़ा आ गया, तब जाके आपको कभी मज़ा ना आया हो, और जैसे आप ऐसे बैठेंगे ना तो आपको कौन सी फीलिंग आएगी? वो मज़ा आ गया, बरोबर। तो ये NLP टेक्निक है। आपके बॉडी के हाव भाव को उसके साथ तालमेल मिला के रखेंगे ना, तो भी आप अपने मूड को भी इन्हांस कर सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, बहुत कुछ सीखने को है। NDS में पूरी दुनिया नहीं आ जाती। NDS के अलावा भी ये तो बेसिक है, फाउंडेशन है हमारा। NDS क्या है? फाउंडेशन है, वो आप क्लियर करो। उनके ऊपर इमारत बहुत आगे लेके जानी है, उसके ऊपर हम इमारत बना सकते हैं। उसमें चाहे NLP टेक्निक हो, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स हो, उसमें चाहे रेकी हीलिंग हो, उसमें चाहे क्रिस्टल हीलिंग हो। वो जो मैं पहनता हूँ, कोई पूछते ये क्या है, तो ये मैं क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स किया है। तो वो क्रिस्टल हीलिंग है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर एनर्जी को दूसरों के अंदर प्रवाहित करने की कला। तो क्रिस्टल हीलिंग है, राजयोग के मेडिटेशन हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। वो तो हमें बहुत कुछ पाना है। ये तो पहला पायदान है NDS, और पहला पायदान अगर आप नहीं चढ़े तो ये आपके लिए सभी बकवास है, सारी चीज़ें बकवास है, और कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अगर करने जाएंगे थोड़ा पा लेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। तो NDS छोड़ने के इतने सारे कारण हैं, और आपके अंदर भी कोई नए कारण और भी आएंगे। अरे मेरा तो एक अलग ही कारण निकला छोड़ने का। लेकिन आशा रखते हैं कि कोई NDS को छोड़े नहीं, अपने सीनियर के साथ जुड़े रहें। अपने से 2 दिन भी ज़्यादा अनुभवी है तो उनका आप सहयोग लें, और इस चीज़ में धीरे धीरे करके आगे बढ़े। क्योंकि आप अकेले इस मार्ग से खिसक जाते हैं तो आपके पीछे और 100 लोग जो आने वाले थे वो भी पीछे मुड़ जाते हैं। एक भाई जिनकी पत्नी ठीक हो गई 10 दिन में, सारी दवाइयाँ छूट गई, इतना आभारी रहा। बार बार हर रोज़ शाम होते होते वो 1 घंटा मिलने के लिए आ जाता, और वो NDS का दीवाना हो गया। मेरे को एक वीडियो बना के दिया कि चलो अपनी YouTube चैनल के ऊपर रखो। तो मैंने उनका वीडियो भी रखा, सर की चैनल में भी चला गया वीडियो, चौहान सर की चैनल में, और गुणगान इतने गाए उतने गाए, पोरबंदर में मेरे को फेमस कर दिया। और वो भाई भी NDS करता रहा। लेकिन एक बार ये बात हुई कि वो उनका हीमोग्लोबिन 6% हो गया। जो भाई इतना NDS का प्रचार प्रसार करता था, उनका 6 या 5 हो गया। और उनके पीछे जो 50 लोग जुड़ गए थे, वो उनको देख के जुड़े थे। जैसे उनका 6 आ गया ना, तो एक झटके से 50 लोगों ने बंद कर दिया। बाप रे, इसमें तो अनाज नहीं खाते हैं, दालें नहीं खाते हैं, कितनी सारी चीज़ें खाना बंद करते हैं। उनकी हालत ऐसी है तो हमारी हालत उसके जैसी बनानी नहीं है। वो भाई मेरे को मिलने आया, भाई जी एक बहुत बड़ा वो काम हो गया कि मैं करता था, मुझे देख के 50 लोग करते थे, मेरा हीमोग्लोबिन जैसे कम हुआ, मलेरिया लागू हो गया। मलेरिया के इतने इंजेक्शन, इतनी दवाइयाँ, इतने बाटले चढ़ाने पड़े, तो लोग तो मैं फेमस हो गया था, जितना उतना ही नीचे आ गया, और मेरे को देख के सारे लोग बंद कर दिए हैं। तो NDS का अपने ऊपर सिक्का लगाते हैं, लेकिन सही समझ और सही रीति से हम नहीं करें, और अगर गलतियां करें। मैंने उनकी गलती पकड़ी कि चलो आप गलती क्या कर रहे हो बताओ। बोला रेगुलर 4 बजे उठता हूँ, एनीमा के 2-3 पोट पेट की सफाई कर लेता हूँ, पूरे दिन में कुछ भी खाता पीता नहीं। वो सब्जी मंडी में नौकरी करता, अपना धंधा था। वो सब्जी मंडी में जाता, दिन में भूख लगे तो सब्जियां तो उनके पास होती थी, वो सब्जियां चबा कर खा लेता था। रात भर 8 बजे तक घर पे आता, 8 बजे एक टाइम एक बाजरे का रोटला और सब्जी खा के सो जाता था। ये इनकी दिनचर्या थी। तो देखो, इनको NDS ही कहेंगे और कुछ नहीं।
उसकी कोई गलती नज़र में नहीं आई, लेकिन कुछ तो गलती है, वरना एनडीएस में कोई पीछे नहीं मुड़ता। मैंने कहा कुछ गलती अभी पकड़ में नहीं आ रही है। तो फिर उसने अपना ब्यौरा दिया कि कुछ गलत चीज़ें पूरे दिन में जो आप बिल्कुल कुछ नहीं खाते, तो उसमें कुछ अगर गलती से कुछ खा पी लिया। बोला हाँ, मैं वो हराजी करते हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ संपर्क में रहना पड़ता है, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, तो मेरे को उनके साथ में चाय पीता है, वो छोटी सी आधी कटिंग बोलते हैं ना, वो कटिंग पीता है। मैंने कहा कितनी बार? बोला 10 व्यापारी आए तो 10 बार, 15 व्यापारी आए तो 15 बार, क्योंकि बिजनेस करना होता है तो साथ में चाय तो लेनी पड़ेगी। तो खाली पेट चाय लेता रहा। देखो, अगर भोजन कच्चा लेने के बाद भी चाय अगर लेंगे तो कम नुकसान करेगी, नुकसान तो करेगी, कम नुकसान करेगी। लेकिन भाई ने पूरे दिन में शाम 8 बजे तक 10-10 बार, बार इतनी छोटा डोज पूरे दिन डालते रहे। एनीमा भी किया, पत्ते भी खाए, लेकिन एसिड जो उस चीज़ से, नॉनवेज से जो 10 गुना 8 गुना एसिडिक थी, वो चीज़ तो लेते रहे थे, और हो गया एनडीएस बदनाम। तो ऐसे भी कई लोग एनडीएस करते करते दूसरों के लिए एक आईना होते हैं, वो खुद मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो हर चीज़ को, एक छोटा सा छेद भी पूरी स्टीमर को बीच समंदर में, भंवर में डूब जाती है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां भी हम कर लेते हैं, तो उससे भी सावधानी रखनी चाहिए।